Welcome to Magnitude Civil Services Institute. We have initiated our online lecture series and endeavor to boost your preparation. Hope you will like our series. So, let's get started. In the series of Indian economy, today we will study concept of national accounting or income. नेशनल अकाउंटिंग क्या होता है, इनकम क्या होता है, और जिसके अंदर हम लोग जीएडीपी, जीएनपी, एनडीपी, एनएनपी वगैरह देखेंगे। तो शुरू करते हैं इकोनॉमिक ग्रोथ के साथ। तो इकोनॉमिक ग्रोथ क्या है? एक चेंज है। चेंज में इंक्रीज हो सकता है, डिक्रीज हो सकता है। क्या चेंज होता है, क्या इंक्रीज डिक्रीज होता है? तो वैल्यू ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज जो हमारे इकोनॉमी के अंदर यानी कि देश के अंदर प्रोड्यूस हो रही हो। अगर ये पॉजिटिव हुआ, इसका मतलब आउटकम इंक्रीज हुआ। आउटकम इंक्रीज हुआ तो कंट्री की इनकम भी बढ़ी। जनरली ये परसेंटेज टर्म के अंदर शो किया जाता है रियल ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट के जरिए, ठीक है, रियल जीडीपी यानी कि इन्फ्लेशन को एडजस्ट करके। अब ये जो इकोनॉमिक ग्रोथ है उसको मेजर कैसे करता है? तो ये जो नेशनल इनकम है या आउटकम है वो हम लोग इकोनॉमिक्स के अंदर यूज़ करते हैं ताकि हम लोग एस्टिमेट निकाल सके कि जो गुड्स और सर्विसेज प्रोड्यूस हुई है हमारे इकोनॉमी के अंदर उसकी वैल्यू टोटल कितनी है। और कॉमन मेजर्स उसके लिए हमारे जीडीपी, जीएनपी और एनएनपी एटसेट्रा। फिर टर्म आता है नेशनल इनकम अकाउंटिंग। तो ये एक सेट ऑफ रूल्स और टेक्निक है जो यूज़ किया जाता है कंट्री का आउटपुट मेजर करने के लिए। ये जीडीपी के समान होता है। अब जीडीपी की डेफिनेशन यहाँ देख लेते हैं। तो ये हम लोग किस तरह से डिफाइन करेंगे कि टोटल मार्केट वैल्यू ऑफ ऑल द गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस विद इन अ कंट्री इन अ गिवन पीरियड ऑफ टाइम। गिवन पीरियड ऑफ टाइम यानी कि यूजुअली वो कैलेंडर ईयर हो सकता है, फाइनेंशियल ईयर हो सकता है या क्वार्टर भी हो सकता है। एक एक करके पूरा मैं आप ही समझाता हूँ आपको। टोटल मार्केट वैल्यू ऑफ ऑल फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज यानी कि जितना भी फाइनल गुड्स और सर्विसेज प्रोड्यूस होता है कंट्री के अंदर सिर्फ, ठीक है, फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज। फाइनल यानी कि ये रिटेल में जहाँ पर बिक रहा हो, इंटरमीडिएरी प्रोडक्ट नहीं। से फॉर एग्जांपल अगर यहाँ पर आप चॉकलेट्स बनानी है, क्लियर, तो रॉ मटेरियल, कोको पाउडर, ये सब एक इंटरमीडिएरी प्रोडक्ट हुआ, रॉ मटेरियल हुआ, फिर उसको आपने प्रोसेस किया और चॉकलेट बनी, तो वो चॉकलेट हुआ फाइनल प्रोडक्ट, क्लियर। अगर वो सेम कोको पाउडर या रॉ मटेरियल दुकान में बिक रहा है आपके घर के पर्पस के लिए, तब वो फाइनल प्रोडक्ट में गिना जाएगा, ठीक है। और अगर कंपनी उसको यूज़ कर रही है अपनी डेयरी मिल्क वगैरह, किटकैट वगैरह बनाने के लिए, तो वो फाइनल प्रोडक्ट नहीं गिना जाएगा, रॉ मटेरियल्स, वो इंटरमीडिएट प्रोडक्ट होगा। दूसरा एग्जांपल ऑटोमोबाइल में देख लेते हैं। टायर, अगर टायर टाटा, मारुति जैसी कंपनियां यूज़ कर रही है अपनी गाड़ी के अंदर फिट करने के लिए, तो टायर तब फाइनल प्रोडक्ट नहीं होगा, फाइनल प्रोडक्ट होगा गाड़ी। लेकिन अगर टायर मार्केट में बिक रहा है और आप खरीद रहे हो, उस समय वो बन जाएगा फाइनल प्रोडक्ट, क्लियर। और उसका मार्केट वैल्यू काउंट होगा। मार्केट वैल्यू में मतलब इंक्लूसिव ऑफ ऑल टैक्सेस। तो वापस से देख लेते हैं। तो टोटल जो मार्केट वैल्यू है सारे गुड्स एंड सर्विसेज जो इंडिया के अंदर, कंट्री के अंदर प्रोड्यूस हो रही है किसी भी गिवन पीरियड ऑफ टाइम के अंदर, उसको बोला जाता है जीडीपी, ठीक है। मार्केट वैल्यू को टोटल सब मिलाकर जीडीपी बोला जाता है। जीडीपी रियल हो सकता है, नॉमिनल हो सकता है। नॉमिनल यानी कि करंट ईयर प्रोडक्शन जो गुड्स एंड सर्विसेज का होता है फाइनल वाले, उसको गिना जाता है करंट ईयर के प्राइस के साथ। इसको बोला जाता है नॉमिनल जीडीपी। रियल जीडीपी में करंट ईयर का प्रोडक्शन जो गुड्स एंड सर्विसेज का होता है फाइनल वाला, उसका भाव गिना जाता है बेस ईयर के प्राइस के हिसाब से। बेस ईयर का प्राइस कांस्टेंट प्राइस के नाम से भी हम लोग बोल सकते हैं। जीडीपी एस्टिमेट करने के लिए सिर्फ फाइनल मार्केटेबल गुड्स एंड सर्विसेज को कंसिडर किया जाता है, और जब ये कंपेयर किया जाता है बेस ईयर फिगर के साथ, तब रियल ग्रोथ लेवल निकल के आता है, क्लियर। एग्जाम्पल से मैं समझा देता हूँ नॉमिनल और रियल जीडीपी का डिफरेंस। यहाँ पर बेस ईयर मैंने ले लिया 2012। यूनिट प्राइस जीडीपी यानी कि एग्जाम्पल एक ले लेते हैं पेंसिल का। पेंसिल के उस साल पर 2012 में टोटल एक साल के अंदर 10 यूनिट बनी थी। हर पेंसिल की कीमत थी 5 रुपये, यानी कि टोटल जीडीपी बना 50 रुपये का। 10/5 = 50। अब नॉमिनल जीडीपी में क्या होता है? करंट ईयर का प्रोडक्शन करंट ईयर के प्राइस के साथ ही गिना जाता है। सपोज अगर 5 यूनिट बनी और प्राइस था 10 रुपये, ठीक है, महंगाई बढ़ते बढ़ते 10 रुपये एक पेंसिल का हो गया और जीडीपी निकल के आई 50। अगर आपको नॉमिनल जीडीपी में 50 आउटपुट दिखाकर रख दिया, तो आप ये कंसिडर नहीं कर सकते कि हाँ देश उसी रास्ते पर चल रहा है, नॉर्मल स्टेबल है। नहीं, ये स्टेबल नहीं है, हमारा प्रोडक्शन कम हुआ है। प्रोडक्शन क्यों कम होगा?
जब डिमांड कम होगी, डिमांड कम क्यों होगी? जब इनकम कम होगा, यानी कि देश आगे नहीं बढ़ रहा, हमारा प्रोडक्शन यूनिट कम हुआ है। और जो आपका 50 जीडीपी मिल रहा है वो इन्फ्लेशन के कारण मिल रहा है, यानी कि जो कंट्री है वो ग्रो नहीं हुआ। अगर 10 का प्रोडक्शन लेता है, 10 रुपए का भाव हो गया और 100 जीडीपी हो गया, क्लियर? तो आप ये नहीं बोल सकते कि हाँ 2012 में 50 था अभी 100 हो गया तो हमारा देश आगे बढ़ा है। नहीं, प्रोडक्शन आज भी उतना ही है, पहले भी उतना ही था, लेकिन यहाँ पर भाव बढ़ गए इसलिए आपका जीडीपी बढ़ा है। इसलिए हम लोग नॉमिनल जीडीपी को कंसीडर नहीं करते जब हमें रियल सिनेरियो निकालना हो, और इसी पर्पस के लिए रियल जीडीपी को लाया जाता है। सपोज रियल जीडीपी में आज के ईयर पे यानी कि 2020 की बात करूँ, 5 यूनिट प्रोड्यूस हुआ और हम लोग भाव यहाँ पर किसका रख रहे हैं? बेस ईयर का। यहाँ पर देखो सिर्फ 5 रुपीज़ लिखा हुआ है, जबकि यहाँ पर हमने करंट ईयर प्राइस काउंट किया था। 2020 का मैंने 10 रुपये रखा से फॉर एग्जांपल। तो 5 प्रोड्यूस हुआ यूनिट, 5 रुपये यहाँ का भाव लिया, यानी कि 25 रुपये। तो ये रियल टर्म में दिखा रहा है कि देश आगे नहीं बढ़ रहा, 2012 के मुकाबले में 50% आपका जीडीपी हो गया, 25 पर आ गया आप लोग। सपोज अगर प्रोडक्शन यूनिट सेम हुआ, प्राइस हमने वो रखा, तो कंट्री स्टेबल है, यानी कि आज भी 50 था, पहले भी 50 था। अगर प्रोडक्शन यूनिट बढ़ रहा है डिमांड बढ़ने के कारण और भाव हम वही रख रहे हैं गिनने के लिए, तब हमें समझ में आता है कि हाँ भाई आगे देश बढ़ा है। समझ में आ गया? अब मार्केट प्राइस और फैक्टर कॉस्ट क्या होता है? मार्केट प्राइस एक एक्चुअल ट्रांजैक्टेड प्राइस होता है जिसके अंदर सारे इनडायरेक्ट टैक्स को गिन लिया जाता है, जैसे कि कस्टम ड्यूटी, एक्साइज, सेल्स टैक्स, सर्विस टैक्स, जो अभी जीएसटी बन गया है। और फैक्टर कॉस्ट क्या होता है? जो एक्चुअल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन होता है, जिसमें गवर्नमेंट अगर कोई ग्रांट दे रही है उसको भी इंक्लूड कर दिया जाता है, सब्सिडी भी इंक्लूड कर दिया जाता है और इनडायरेक्ट टैक्सेस को हटा दिया जाता है। अब मार्केट प्राइस और फैक्टर कॉस्ट का रिलेशन देख लेते हैं। तो फैक्टर कॉस्ट इज इक्वल टू मार्केट प्राइस माइनस टैक्स प्लस सब्सिडी, चाहे वो आप जीएनपी में कंसिडर करो या जीडीपी में। अब फैक्टर कॉस्ट समझ लेते हैं। तो ये एक्चुअल प्रोडक्शन कॉस्ट होता है जिसमें जितने भी गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस हो रही है फर्म्स के द्वारा या इंडस्ट्री के द्वारा, उनका खर्चा निकाला जाता है। क्लियर? उसमें लैंड, लेबर, कैपिटल, एनर्जी, रॉ मटेरियल जैसे स्टील वगैरह सब कुछ इंक्लूड हो जाता है, जो उनका खर्चा होता है, जो कंट्री के आउटपुट को बताने के लिए या तो बढ़ाने के लिए प्रोड्यूस किया जाता है। अब इस फैक्टर कॉस्ट को फैक्टर गेट कॉस्ट, फर्म गेट, फैक्ट्री गेट भी बोला जाता है, बिकॉज ये सारा जो खर्चा है वो गुड्स एंड सर्विसेज बनाने का वो कंपनी के फैक्ट्री गेट के अंदर की साइड होता है, फर्म के वॉल के अंदर होता है, प्लांट के वॉल के अंदर होता है, इसलिए इसको फैक्टर कॉस्ट या फैक्ट्री कॉस्ट बोला जाता है। अब नया टर्म आ गया आपका जीएनपी और एनएनपी। तो ग्रोथ है जीडीपी का, वो अगर कांस्टेंट प्राइस यानी कि रियल जीडीपी यहाँ पर बात हो रही है, रियल जीडीपी को आप जीडीपी एट कांस्टेंट प्राइस भी बोल सकते हैं, तो वो एनुअल रियल ग्रोथ दिखाता है। तो रियल जीडीपी पर कैपिटा ऑफ इनकम जो है वो हम ऑफन यूज़ करते हैं लोगों का स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग जानने के लिए भारत के अंदर, कि हाँ अगर जीडीपी इतना है तो यहाँ के लोग इस लेजर में जी रहे होंगे। क्लियर? जीडीपी और जीएनपी ये दो रिलेटेड टर्म है। डिफरेंस क्या है? जीएनपी के अंदर नेट फॉरेन इनकम का काउंट किया जाता है। नेट फॉरेन इनकम क्या होता है? कि जो फॉरेनर प्रोड्यूस कर रहे हैं हमारे देश के अंदर आकर, जो बाहर की कंपनी आकर, उसको सब्सट्रैक्ट कर दिया जाता है जो इंडियन प्रोड्यूस कर रहे अलग अलग देशों में जाकर, और वाइस वर्सा। इसका मतलब नेट फॉरेन इनकम होता है, यानी कि यहाँ पर कोई आकर बना रहा है वो माइनस इंडियंस बाहर पे जाकर जो बना रहा है उसको माइनस कर दिया जाता है। तो जो ज़्यादा या कम होता है उसको आगे पीछे रख दिया जाता है और इसका जो डिफरेंस होता है उसको बोला जाता है नेट फॉरेन इनकम। तो जीएनपी एड्स नेट आउट इनकम इनटू इनकम कंपेयर टू द जीडीपी, यानी कि जीएनपी क्या मेजर करता है कि जो हमारा आउटपुट प्रोड्यूस हुआ है वो नेशनल्स के द्वारा कितना किया गया है। जीडीपी में हम लोग क्या काउंट कर रहे हैं कि भारत के अंदर कितना प्रोड्यूस हुआ है, हमने डेफिनेशन में देखा। अब चाहे वो इंडियन बनाए या बाहर की कंपनी आके बनाए, भारत के अंदर जितना प्रोड्यूस हुआ अगर उसका काउंटिंग करना है तो वो जीडीपी हुआ। इंडियंस ने कितना बनाया, चाहे वो देश में रहकर या विदेश में रहकर, उसका कैलकुलेशन होता है जीएनपी में। ठीक है? और उस समय पर जो भारत के अंदर विदेशियों ने, अंग्रेजों ने कुछ बनाया होगा तो वो माइनस कर दिया जाएगा। तो जीएनपी मेजर करता है टोटल वैल्यू को नेशनल्स के द्वारा प्रोड्यूस किया हुआ विद इन ज्योग्राफिकल बाउंड्री, यानी कि देश में, और आउटसाइड यानी कि देश के बाहर भी।
तो इंडियन सिटीजन का प्रोडक्शन यहाँ पर काउंट होता है। फॉर एग्जांपल इंडियन या फॉरेन फर्म्स ऑपरेट कर रही है इंडिया के अंदर, तो ये दोनों ही मिलकर क्या प्रोड्यूस कर रही है भारत के अंदर, वो जीडीपी में कंट्रीब्यूट होगा। और जो प्रॉफिट अर्न होता है फॉरेन फर्म्स के द्वारा, वो अगर इंडिया के अंदर ही क्या नाम है प्रोड्यूस हो रहा है, अर्न हो रहा है, तो वो इंडिया की जीडीपी में काउंट होगा, इंडिया के जीएनपी में नहीं, बिकॉज वो फॉरेन फर्म्स का अर्निंग है। और आसान भाषा में समझ लेते हैं, इनकम is counted as part of GNP according to the who owns the factor of production, कि factor of production का मालिक कौन है, उसका मालिकी के ऊपर, नेशनल्स के ऊपर जीएनपी में काउंट होता है। प्रोडक्शन कहाँ पर हुआ, प्लेस के ऊपर। इंडिया की बात करें तो इंडिया की जीडीपी में जाएगा, अमेरिका में हो रहा है तो अमेरिका की जीडीपी में जाएगा। एग्जाम्पल, अगर जर्मनी ओन्ड कार की फैक्ट्री ऑपरेट हो रही है यूएस के अंदर, तो जो प्रॉफिट है उस फैक्ट्री का वो जर्मन के जीएनपी में काउंट होगा, यूएस के जीएनपी में नहीं। रादर देन जो कैपिटल यूज हो रहा है प्रोडक्शन के अंदर, मशीनरी, फैक्ट्री एटसेट्रा, वो जर्मनी ओन्ड है इसलिए। अब जो वेजेस है अमेरिकन वर्कर को मिल रहा है, वो अमेरिका के जीडीपी में काउंट होगा, और जो वेजेस जर्मन वर्कर कमा रहे उस साइट पर, वो जर्मन की जीएनपी में काउंट होगा। आई होप आपको समझ में आया होगा। एक बार वीडियो को पॉज करके ये आप सही से रीड करके बेटर तरीके से अंडरस्टैंड कर सकते हैं। अगर इकोनॉमी ओपन हुई, ज़्यादा नेशनल्स बाहर जा रहे इकोनॉमिक एक्टिविटी के लिए, या बाहर के लोग अंदर आ रहे बिजनेस या एक्स्ट्रा अर्निंग के लिए, तो उस कंट्री के अंदर जीएनपी जीडीपी से बड़ा होगा, क्योंकि नेशनल्स क्या कर रहे हैं, इधर उधर जाकर पैसा कमा रहे हैं, और इंडिया के अंदर रेमिटेंसेस बहुत भारी मात्रा में आता है, यानी कि नेशनल्स कंट्रीब्यूट कर रहे हैं। तो जब नेशनल कहीं पर भी बैठकर कंट्रीब्यूट कर रहा है तो वो जीएनपी में काउंट होगा। क्लियर? और अगर इकोनॉमी क्लोज हुई, कोई बाहर नहीं जा रहा, ना बाहर का कोई अंदर आ सकता है, उस केस के अंदर जीडीपी और जीएनपी इक्वल रहेगा। कैसे इक्वल रहेगा? अब जीडीपी देश के अंदर प्रोड्यूस हो रहा है तो वो जीडीपी में काउंट होगा। अब देश के अंदर आप किसी को बुला नहीं रहे, ना देश का कोई बाहर जा सकता है, यानी कि हर कोई व्यक्ति कंट्री के अंदर ही प्रोड्यूस हो रहा है, कंट्री के अंदर ही सब कुछ अपना काम कर रहा है। तो अगर हम लोग बात करें कि कहाँ पर कर रहे काम, तो सारे नेशनल्स हमारे इंडिया के अंदर ही है, तो जीडीपी में पूरा काउंट हो गया। जीएनपी में काउंट करते हैं कि इंडियंस ने कितना प्रोड्यूस किया, अब सारे इंडियन अगेन इंडिया में ही है, तो दोनों का जीडीपी जीएनपी इक्वल हो जाता है। अब जापान की बात करते हैं, लास्ट कैटेगरी में आता है वो। 1990 तक जो डिफरेंस बिटवीन था जापान का जीडीपी और जीएनपी, वो 1% से भी कम था। लिमिटेड लोग ही बाहर जाते थे अब्रॉड में बिजनेस वगैरह करने के लिए, और इसलिए इनका जीडीपी जीएनपी का ज़्यादा फर्क नहीं था, एसेंशियली सेम था। फिर जापान का जो जीएनपी था वो 2% के हिसाब से बढ़ा जीडीपी के मुकाबले, बिकॉज जापानीज इकोनॉमी ग्लोबलाइज्ड होने लगी, जापान के इन्वेस्टमेंट चाइना, यूएस, यूरोप जैसे देशों में होने लगे, और उन सब को लेकर अब जापान का जो जीएनपी है वो हल्का सा जीडीपी से बड़ा हो गया। अब कुछ और देश है जहाँ पर पूरा उल्टा हो रहा है, जैसे कि आयरलैंड, जहाँ पर उस कंट्री का जीडीपी जीएनपी से 20% बढ़ा है, यानी कि बाहर कोई नहीं जा रहा, बाहर का कोई यहाँ पर आ रहा है ज़रूर है, इसलिए उसका जीडीपी ज़्यादा है, लेकिन आयरलैंड के लोग बाहर जा नहीं रहे, इसलिए उनका जीएनपी कम है। अब नेट नेशनल प्रोडक्ट, तो प्रोडक्शन प्रोसेस के दौरान किसी भी देश के अंदर मशीन या इक्विपमेंट यूज़ किया जाता है और उसका डेप्रिसिएशन होता है, यानी कि रिपेयर और रिप्लेसमेंट ज़रूरी रहती है उस मशीन की। तो जो एक्सपेंस खर्चा होता है उसको रिप्लेस या रिपेयर करने की, उस खर्चे को बोला जाता है डेप्रिसिएशन एक्सपेंडिचर। तो नेट नेशनल प्रोडक्ट के अंदर डेप्रिसिएशन एक्सपेंडिचर को माइनस कर दिया जाता है जीएनपी से, ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट में से, यानी कि एनएनपी इज इक्वल टू जीएनपी माइनस डेप्रिसिएशन। डेप्रिसिएशन की डेफिनेशन मैंने आपको यहाँ पर समझा दी। अब नेशनल इनकम जो कैलकुलेट होती है वो इनडायरेक्ट टैक्स को डिडक्ट कर दिया जाता है एनएनपी से और सब्सिडी ऐड कर दिया जाता है, तब आपको मिलती है नेशनल इनकम, यानी कि एनआई क्या है, एनएनपी एट फैक्टर कॉस्ट। एनआई इज इक्वल टू एनएनपी माइनस टैक्स प्लस सब्सिडीज। और पर कैपिटा इनकम जाननी हो तो पर कैपिटा जीडीपी से जानी जाएगी, यानी कि जीडीपी को मिड ईयर पॉपुलेशन से डिवाइड कर दिया जाएगा उस करस्पॉन्डिंग ईयर का, तो आपका मिल जाएगा पर कैपिटा इनकम की, पर प्रति व्यक्ति कितना आमदनी हुआ देश का। इस स्लाइड के अंदर अब तक हमने जो पढ़ा वो पूरा समझ में आ जाएगा। जैसे कि जीडीपी एट मार्केट प्राइस है, अगर उसमें से डेप्रिसिएशन माइनस कर दिया तो बन जाएगा एनडीपी एट मार्केट प्राइस।
सिमिलरली एनडीपी एट मार्केट प्राइस में से इनडायरेक्ट टैक्स को हटा दूंगा तो बन जाएगा एनडीपी एट फैक्टर कॉस्ट, यानी कि टैक्स आना जाना होगा तो यहाँ पर फर्क पड़ेगा प्राइस पर, और बाकी डेप्रीशिएशन आएगा या जाएगा, अगर माइनस कर दिया तो जी का एन बन जाएगा। क्लियर, सिंपल भाषा में। अब इस एनडीपी के अंदर हम लोग ऐड कर देंगे नेट फॉरेन इनकम, तो बन जाएगा एनएनपी एट मार्केट प्राइस। सिमिलरली यहाँ पर जीएनपी एट मार्केट प्राइस में से डेप्रीशिएशन माइनस कर दो तो जी का एन बन जाएगा। क्लियर, और इसी एनएनपी से में से नेट फॉरेन इनकम को माइनस कर दिया जाएगा तो बीच का एन डी बन जाएगा, और ऐड कर देंगे तो डी का एन हो जाएगा। क्लियर, सिमिलर तरीके से यहाँ पर जीएनपी एट फैक्टर कॉस्ट में से नेट फॉरेन इनकम माइनस कर देंगे तो बन जाएगा जीडीपी एट फैक्टर कॉस्ट, और जीडीपी एट फैक्टर कॉस्ट में से डेप्रीशिएशन माइनस कर दूंगा तो बन जाएगा एनडीपी एट फैक्टर कॉस्ट। तो ये पूरा टेबल आप पढ़ोगे तो पूरा अब तक का हमने जो देखा समझा यहाँ पर क्लियर हो जाएगा एक ही स्लाइड के अंदर। नीचे सबके फुल फॉर्म दिए हुए कि जीडीपी का फुल फॉर्म क्या है, एक्स क्या होता है, तो एक्स क्या है, इनकम अर्न एंड रिसीव्ड बाय नेशनल विद इन द बाउंड्रीज। एम क्या है, इनकम रिसीव्ड फॉरेन नेशनल विद इन द कंट्री, तो ये एक्स माइनस एम हमने यहाँ पर किया था। क्लियर, जीएनपी को निकालने के लिए जीएनपी इज इक्वल टू जीडीपी प्लस एक्स माइनस एम, और एक्स माइनस एम ये है। फिर एनएफआई यहाँ पर लिखा है नेट फॉरेन इनकम, इसी चीज़ को बोला जाता है नेट फॉरेन इनकम एक्स माइनस एम को। आईएनटी यानी कि इनडायरेक्ट टैक्स, एनएनपी, एनडीपी, जीडीपी, एमपी, एफपी और डेप्रिसिएशन। क्लियर, अब जीडीपी एस्टिमेट करने के क्या क्या अप्रोच है, तो 3 डिफरेंट तरीके हैं जीडीपी कैलकुलेट करने का। सबसे पहला है एक्सपेंडिचर अप्रोच। एक्सपेंडिचर अप्रोच में कंजम्पशन, इन्वेस्टमेंट, गवर्नमेंट, नेट एक्सपोर्ट, ये सारा खर्चा होता है। ठीक है, ये अलग अलग टाइप के एक्सपेंडिचर है कि कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, कि आपने मार्केट से फॉर एग्जांपल चिप्स खरीदा तो वो क्या किया, कंज्यूम किया आपने। एसी खरीदा तो कंज्यूम किया आपने, वो है कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। सपोज मार्केट से आपने पॉलिसी ली है तो वो क्या आपने इन्वेस्ट किया, तो वो आपके लिए क्या हो जाएगा, इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर, खर्चा किया लेकिन इन्वेस्टमेंट वाला। फिर गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर, नेट एक्सपोर्ट यानी कि एक्सपोर्ट माइनस इंपोर्ट, ये सब खर्चे में गिना जाता है। इनकम अप्रोच के अंदर क्या होगा, आपकी इनकम कहाँ से आती है, वेजेस, प्रॉफिट, रेंट, रॉयल्टी एटसेट्रा। और आउटपुट अप्रोच यानी कि कितना प्रोड्यूस किया आपने गुड्स एंड सर्विसेज को फाइनल वैल्यू के हिसाब से। तो ये तीनों रिजल्ट, तीनों मेथड के अगर आप यूज़ करके अलग अलग अप्रोच से अगर आप जीडीपी निकालते हो तो इन तीनों का जो रिजल्ट है वो सेम मिलेगा। ठीक है, कैसे, आउटपुट क्यों होगा फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज का, बिकॉज डिमांड होगी। डिमांड क्यों होगी, बिकॉज इनकम होगा। इनकम होगा तो खर्चा करेंगे, खर्चा करेंगे तो अगेन डिमांड बढ़ेगी, और डिमांड बढ़ेगी तो आउटपुट होगा। तो ये तीनों एक दूसरे से रिलेटेड है। क्लियर, नेशनल इनकम को अगर आप, इस चीज़ को हम लोग दूसरे नाम से भी जाना जाता है। सपोज आउटपुट अप्रोच को प्रोडक्शन मेथड भी बोला जाता है, इनकम अप्रोच को इनकम मेथड, और एक्सपेंडिचर अप्रोच को एक्सपेंडिचर मेथड। क्लियर, फाइनल गुड्स क्या होता है, ये मैंने आपको पहले भी समझाया कि फाइनल गुड्स वो होता है जो डायरेक्टली मार्केट में आप रिटेल तरीके से खरीदते हो। टायर का एग्जांपल यहाँ पे अगेन दिया हुआ है। ठीक है, अब ये इसलिए किया जाता है ताकि डबल काउंटिंग ना हो। इंटरमीडिएट गुड्स को अगर आप काउंट कर रहे हैं, ठीक है, सपोज टायर वाली कंपनी ने टायर बनाया और सबके भाव आपने काउंट कर दिए जीडीपी में, और वही टायर गाड़ी के प्रोडक्शन में गया, गाड़ी बनी और गाड़ी के भी जीडीपी का अंदर काउंट कर लिया, तो वो डबल काउंटिंग हो जाएगी। उस चक्कर में उस केस को सॉल्व करने के लिए हमने फाइनल गुड्स को ही कंसीडर करने की बात की है। और यहाँ पर ग्रॉस का मतलब क्या होता है, ग्रॉस यानी कि डेप्रिसिएशन, वियर एंड टियर जो बोला जाता है, जो सारा आपका मशीन में होता है उसको डेप्रिसिएशन बोला जाता है कैपिटल स्टॉक के अंदर। क्लियर, वो सब्सट्रैक्ट नहीं होता। जब डेप्रिसिएशन सब्सट्रैक्ट नहीं होता तो वो ग्रॉस बनता है, जब डेप्रिसिएशन सब्सट्रैक्ट हो जाएगा तो वो नेट बन जाएगा। क्लियर, अब बेस ईयर, बेस ईयर हमने देखा कि रियल जीडीपी के अंदर बेस ईयर का प्राइस काउंट होता है। तो बेस ईयर क्या है, तो कंट्री का परफॉर्मेंस या इकोनॉमी का परफॉर्मेंस मेजर करने के लिए रियल टर्म के अंदर हम लोग जीडीपी को, नेशनल इनकम को, कंजम्पशन, एक्सपेंडिचर, कैपिटल फॉर्मेशन, इन सब को एक सिलेक्टेड ईयर से काउंट करते हैं, सिलेक्टेड ईयर के प्राइस से काउंट करते हैं, और उस ईयर को बोला जाता है बेस ईयर। तो बेस ईयर एक स्पेसिफिक ईयर है जिसको हम लोग लेकर एज अ बेंचमार्क इकोनॉमिक ग्रोथ को मेजर करते हैं, और इसकी वैल्यू
100 रखी जाती है इंडेक्स के अंदर। तो जो एस्टीमेट है प्रिवेलिंग प्राइस का करंट ईयर प्रोडक्शन के अंदर, सपोज अगर आप आज का प्रोडक्शन आज के ही भाव में गिन रहे तो उसको बोला जाता है जीडीपी एट करंट प्राइस। अगर आज का प्रोडक्शन बेस ईयर के प्राइस के साथ गिनोगे तो बोला जाएगा जीडीपी एट कांस्टेंट प्राइस। इन दोनों का कंपैरिजन निकालेंगे, डिफरेंस निकालेंगे तो आपको निकल के आएगा रियल ग्रोथ का मेजरमेंट। इसका मतलब जो प्रोडक्शन करंट ईयर में हुआ है वो बेस ईयर के साथ गिना जाएगा, तो रियल ग्रोथ आपको मिलेगी इन्फ्लेशन और डिफ्लेशन के इम्पैक्ट को एडजस्ट करके। मैंने आपको एग्जांपल से समझाया था कि यहाँ पर बेस ईयर का टेबल था, फिर नॉमिनल जीडीपी, रियल जीडीपी का, तो हमने इन्फ्लेशन को एडजस्ट कर दिया कि रियल इन्फ्लेशन के कारण हमारा जीडीपी ऊपर नीचे नहीं हुआ, प्रोडक्शन के कारण करना है, इसलिए हमने रियल को काउंट किया। यानी कि तो जो इंक्रीज होता है वैल्यू ऑफ जीडीपी ड्यू टू इन्फ्लेशन, इन्फ्लेशन के कारण अगर जीडीपी बढ़ा है तो उसको एक्सक्लूड कर दिया जाएगा और रियल इंक्रीज निकाला जाता है बेस ईयर को काउंट करके रियल जीडीपी के अंदर, रियल टर्म के अंदर। बेस ईयर कौन करता है एस्टीमेट, कैसे निकल के आता है? तो जो पहला ऑफिशियल एस्टीमेट किया गया था नेशनल इनकम का वो निकाला गया था सेंट्रल स्टैटिस्टिकल ऑफिस के द्वारा। बेस ईयर उस टाइम रखा था 1948-49 एज अ कांस्टेंट प्राइस। इसके एस्टीमेट को पब्लिश किया गया था एस्टीमेट ऑफ नेशनल इनकम 1956 के नाम पर। ग्रेजुअल इंप्रूवमेंट के साथ साथ, बेसिक डेटा की अवेलेबिलिटी के साथ साथ कॉम्प्रिहेंसिव रिव्यू जो है मेथोडोलॉजी का वो बदलता गया। नेशनल अकाउंट्स को काउंट करने के लिए नई नई मेथड आती गई, नया नया डेटाबेस मिलता गया। तो उसके कारण क्या हुआ, हमने उसको एडजस्ट करने के लिए टाइम टू टाइम बेस ईयर को बदला है, जिसके कारण नेशनल अकाउंट स्टैटिस्टिक्स की जो सीरीज़ है वो 1948-49 से 2004-5 हुई, और नए सीरीज़ के अंदर हम लोगों ने बाद में 2010 रखा, और बाद में 2010 से हमने 2011-12 रिसेंटली रखा जनवरी 2015 से। क्लियर? और अभी भी कई सारे जो कमेटी है बिठाई जाती है, वर्किंग ग्रुप या कमिटीज़, वो बोल रही है कि आप 2017-18 रख दो, कोई बोल रहा है 2018 रख लो, कोई बोल रहा है 2020-21 बेस ईयर रखना चाहिए। तो अलग अलग कमिटीज़ की रिकमेंडेशन है, लेकिन सरकार ने अभी इसको अप्रूव किया हुआ है। क्लियर? जीडीपी डिफ्लेटर क्या होता है? तो जीडीपी डिफ्लेटर मेजर करता है जनरल प्राइसेस इन्फ्लेशन को। मार्केट में जो जनरल प्राइस है गुड्स एंड प्रोडक्ट्स की, तो उसका रेट इन्फ्लेशन की वजह से कितना ऊपर नीचे वगैरह गया उसको मेजर करता है कि इन्फ्लेशन कितना बढ़ा है, महंगाई कितनी बढ़ी है। इसको कैलकुलेट किया जाता है नॉमिनल जीडीपी को डिवाइड करके रियल जीडीपी से, और उसके बाद मल्टीप्लाई कर दिया जाता है 100 से। नॉमिनल जीडीपी मार्केट वैल्यू ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज है जो इंडिया के अंदर प्रोड्यूस हो रही है इन्फ्लेशन को अनएडजस्ट करके, बिना इन्फ्लेशन को एडजस्ट करके, यानी कि जीडीपी मेजर एट करंट प्राइस। और रियल जीडीपी एक नॉमिनल जीडीपी है जिसको इन्फ्लेशन से एडजस्ट किया जाता है रियल आउटपुट देखने के लिए। इन शॉर्ट जीडीपी मेजर्ड एट कांस्टेंट प्राइस। तो ये पूरा एंटायर स्पेक्ट्रम दिखाता है आपको डोमेस्टिक इकोनॉमिक एक्टिविटी का, इंक्लूडिंग सर्विस सेक्टर। ये क्वार्टरली बेसिस पर अवेलेबल किया जाता है 2 महीने के लैग के साथ। 1996 से हम लोग जीडीपी डिफ्लेटर निकाल रहे हैं, और ये रहा उसका फॉर्मूला, जीडीपी डिफ्लेटर इक्वल टू नॉमिनल जीडीपी बाई रियल जीडीपी इंटू 100। ये कैसे काम करता है, कौन निकालता है? तो सीएसओ जो है मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन, यानी कि मॉस्पी के अंदर में आती है ऑफिस। ये रिस्पॉन्सिबल है नेशनल अकाउंट स्टैटिस्टिक्स का डेटा निकालने के लिए, या तो जीडीपी वगैरह का एस्टिमेट करने के लिए। और स्टेट लेवल पर स्टेट डायरेक्टोरेट ऑफ इकोनॉमिक्स एंड स्टैटिस्टिक्स DES रिस्पॉन्सिबल है पूरे स्टेट का स्टेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट या अदर एग्रीगेट को कंपाइल करने के लिए। तो जो स्टैटिस्टिक्स है वो रिलीज किया जाता है सीएसओ के द्वारा और स्टेट DES के द्वारा, रिलेट टू वेरियस मैक्रो इकोनॉमिक एग्रीगेट इन इंडियन इकोनॉमी। अब डिफ्लेटर का हम लोग आंकड़ा समझ लेते हैं। जीडीपी डिफ्लेटर क्या करता है, कंपैरिजन प्रोवाइड करता है करंट ईयर प्राइस और बेस ईयर प्राइसेस का। अगर डिफ्लेटर का जो फाइनल रिजल्ट है 100 आया, यानी कि जो प्राइस है ऑन एन एवरेज सेम है बेस ईयर का और करंट ईयर का। अगर डिफ्लेटर 150 आया, यानी कि करंट ईयर का प्राइस जो है 1.5 टाइम्स ज़्यादा महंगा हुआ है बेस ईयर के कंपेयर में, यानी कि 50% भाव ज़्यादा हो गया है। अगर डिफ्लेटर बोल रहा है 75, यानी कि करंट ईयर प्राइस जो है वो 0.75 टाइम्स कम हुआ है, यानी कि 25% नीचे घटा है, यानी कि भाव कम हुआ है। ये इस तरह से हम लोग इन्फ्लेशन निकालते हैं जीडीपी डिफ्लेटर की मदद से। अब इकोनॉमिक ग्रोथ को मेजर करने की क्यों ज़रूरत है, जीडीपी वगैरह निकालने की, ये सब जो माजरा है करने की क्यों ज़रूरत है? तो बेनिफिट्स देख लेते हैं।
ग्रोथ को क्वांटिफाइड करने के लिए ताकि हम समझ सके कि कितना एडिक्वेट है या नहीं है हमारे गोल्स को अचीव करने के लिए। उसके अलावा हमारा पोटेंशियल समझने के लिए ताकि हम लोग आने वाले टारगेट्स को सेट कर सकें। तीसरा कि हम लोग ग्रोथ रेट एडजस्ट कर सके सस्टेनेबिलिटी के साथ। चौथा, इन्फ्लेशन डिफ्लेशन को प्रिवेंट किया जा सके बिकॉज उसका डेटा भी हमें मिलता है जीडीपी डिफ्लेटर के जरिए, और कंट्री की जो परफॉर्मेंस है क्वांटिटेटिव टर्म्स में इंप्रूव कर सके। इसके अलावा तीनों सेक्टर जो इकोनॉमी की है, प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शरी, उसको बैलेंस तरीके से आगे बढ़ाने के लिए, बिकॉज ये जीडीपी से ही पता चलेगा कि हमारा कंट्रीब्यूशन कहाँ से आया और हमें किस तरह से आगे बढ़ना है नेशनल गोल्स के लिए, राइट फ्रॉम एग्रीकल्चर टू मैन्युफैक्चर और मैन्युफैक्चर टू सर्विस। बाद में अप्रोप्रिएट लेवल ऑफ एम्प्लॉयमेंट क्रिएशन को टारगेट करने के लिए और पॉवर्टी एलिवेशन करने के लिए, बिकॉज अगर जीडीपी आता हुआ दिख रहा है, एम्प्लॉयमेंट कितना ज़रूरत पड़ेगा, गरीबी कितनी कम हुई, वो सब हमें एस्टिमेट मिलता है, एक आंकड़ा मिलता है। इसके अलावा गवर्नमेंटल ऑब्जेक्टिव्स को फुलफिल करने के लिए एक फोरकास्ट किया जाता है कि हमारा टैक्स रेवेन्यू कितना होगा। सरकार फोरकास्ट करती है कि इतना हमारा जीडीपी है तो हमें इनकम कितनी होगी और हमारा किस तरह से हमें बजट बनाना है या तो स्कीम्स में पैसा डालना है। और सरकार के अलावा जो बिजनेस इन्वेस्टमेंट वाले, प्राइवेट सेक्टर वाले, कॉर्पोरेट्स वाले, वो भी अपना बिजनेस इन्वेस्टमेंट प्लान करते हैं विद रिस्पेक्ट टू द जीडीपी। सपोज जीडीपी में दिखा रहा है कि सब लोगों का जो इनकम है वो मिडिल इनकम ग्रुप वाला है, तो कंपनी अपना प्रोडक्ट उस हिसाब से बनाएगी, जैसे कि पार्ले जी, मोनाको वगैरह। हायर इनकम वाले सिर्फ 20% या 12% वॉट एवर है, तो उसके लिए हल्का सा प्रोडक्शन किया जाएगा मिलानो वगैरह का, मैं सिर्फ बिस्किट्स का एग्जांपल दे रहा हूँ। और इतना जो गरीब वर्ग है XYZ परसेंटेज का, तो उनके लिए सस्ते बिस्किट्स को बनाया जाएगा, क्लियर, ताकि बिजनेस अपना वो कॉर्पोरेट से अपना प्लान कर सके। लेकिन इस इनकम कैलकुलेशन में प्रॉब्लम भी है, क्योंकि कई सारी बार क्या होता है, डबल काउंटिंग भी हो जाता है। इसलिए करेक्टिव मेजर्स भी जो है उसके बावजूद भी डबल काउंटिंग को एलिमिनेट नहीं किया गया, तो ये एक प्रॉब्लम है। दूसरा प्रॉब्लम है ब्लैक मनी का, यानी कि इलीगल एक्टिविटी, यस, जैसे कि स्मगलिंग, या तो आप अपना टैक्स छुपाते हो, करप्शन करते हो, ये सब क्या होता है जीडीपी एस्टिमेट में काउंट नहीं होता, और इसकी वजह से पैरेलल इकोनॉमी चलती है भारत के अंदर, जो एक हर्डल क्रिएट करती है जीडीपी एस्टिमेट में, क्योंकि जीडीपी पैरेलल इकोनॉमी के ट्रांजेक्शन को एस्टिमेट नहीं करता। तो भारत में एक्स्ट्रा कितना पैसा लोगों के पास जा रहा है वो हमें पता नहीं चलता, और ये पता नहीं चलेगा तो सरकार अपनी पॉलिसी में गड़बड़ी हो जाएगी। नॉन मोनेटाइजेशन, यानी कि रूरल इकोनॉमी के अंदर, रूरल इंडिया के अंदर आज भी कई सारी जगह पर, कई सारे केसेस के अंदर बार्टर इकोनॉमी चलता है, यानी कि बिना पैसों के एक प्रोडक्ट से दूसरे प्रोडक्ट का एक्सचेंज करके काम चला जाता है, या तो जो सिस्टम के बाहर से पैसों का लेन देन होता है बैंकों, बिना बैंक के जरिए। तो ये सब जो है वो एस्टिमेट में काउंट नहीं होता, बिकॉज ये आंकड़ा सरकार के पास नहीं जाता, तो ये एक प्रॉब्लम है। फिर हाउस होल्ड सर्विसेज, नेशनल इनकम के अंदर जो केयर इकोनॉमी की चीज़ें हैं, जैसे कि डोमेस्टिक वर्क, हाउसकीपिंग, तो ये जो वुमेन्स के द्वारा घर पे काम किए हुए, जो घर पे काम करती है, अपना हाउस होल्ड वर्क करती है, हाउसवाइफ, तो ये सब जो इनकी सर्विसेज है, हाउस होल्ड सर्विसेज, जीडीपी के अंदर काउंट नहीं होती। सोशल सर्विसेज, जैसे कि वॉलंटरी किया, चैरिटेबल वर्क किया, जो अनपेड है, तो ये सब सर्विसेज भी, सोशल सर्विसेज भी जीडीपी एस्टिमेट में काउंट नहीं होती, बिकॉज कहीं ना कहीं भले ही वो फ्री में कंट्रीब्यूट कर रहे हैं, अनपेड है, लेकिन आगे जाकर वो जीडीपी में कहीं ना कहीं अपना हिस्सेदारी दे रहा है, लेकिन अकाउंटिंग नहीं हो रही, देश को आगे बढ़ाने में कहीं ना कहीं काम कर रहा है, क्लियर। सपोज गरीबों को पैसा दिया, गरीबों को खाना दिया, तो सरकार को नहीं पता गरीबों के पास कितना गया, बात समझ में आई, गरीब आगे बढ़ रहा है, तो देश तो आगे बढ़ रहा है लेकिन एस्टिमेट नहीं हो पा रहा। एनवायरमेंटल कॉस्ट, नेशनल इनकम के एस्टिमेट के लिए एनवायरमेंटल कॉस्ट को गिना नहीं जाता। जब प्रोडक्शन ऑफ गुड होता है तो पॉल्यूशन होता है, कार्बन निकलता है, तो वो सब गिना नहीं जाता। जैसे कि ग्रीन रिवॉल्यूशन के समय पर लैंड और वाटर का डिग्रेडेशन हुआ, तो ग्रीन रिवॉल्यूशन से खेतीबाड़ी और जो आउटपुट मिला वो तो काउंट कर लिया, लेकिन नुकसान काउंट नहीं हुआ। सिमिलरली फॉसिल फ्यूल जला जला के हमने क्लाइमेट चेंज कर दिया, तो वो भी काउंट नहीं हुआ। तो इसके लिए रिसेंट ईयर में हम लोग ग्रीन जीडीपी को कैलकुलेट कर रहे हैं, यानी कि जीडीपी से एनवायरमेंटल कॉस्ट को माइनस करके कि कितने पैसों का नुकसान हुआ एनवायरमेंट में, अगर उसको हम लोग रिपेयर करने जाएंगे तो उस खर्चे को माइनस कर दिया जाता है और उसको बोला जाता है ग्रीन जीडीपी। तो ये ग्रीन जीडीपी, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, ये सब डेवलपमेंटल इंडेक्स, जैसे कि ये हमने ग्रोथ के इंडेक्स पढ़े,
ग्रोथ को मेजर करने के टूल्स पढ़े, जीडीपी, जीएनपी, वैसे ही डेवलपमेंट को मेजर करने के टूल्स हम लोग आने वाले लेक्चर में देखेंगे। क्लियर? या तो कोई एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन उसके रिलेटेड चाहिए तो आप हमें बताइए कमेंट सेक्शन के अंदर या तो ईमेल करके। तो आज के लेक्चर के अंदर जीडीपी के अंदर जितना एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ज़रूरी था मैंने आपको सब कुछ बता दिया है। करंट अफेयर से अब आपको अपडेट करते रहना है, जैसे मैंने आपके फर्स्ट लेक्चर के अंदर बता दिया था कि किस तरह से इकोनॉमी को प्रिपेयर करना है। यहाँ पे आई बटन के अंदर लिंक मिल जाएगा। सो दैट्स इट फॉर टुडे, थैंक यू सो मच।